अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड वार 2 के बारे में कि किस तरह से वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई और क्या क्या हुआ, वो सब हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हिटलर ने फिर यूएसएसआर पर हमला किया, जो कि उनका इत्तेहादी था, लेकिन फिर भी हिटलर ने उन पर हमला कर दिया। तो दोस्तों उसके दो वजूहत थे। एक थी कि हिटलर को जो यूएसएसआर की जो एग्रीकल्चर लैंड थी रशिया की, वो हिटलर को चाहिए थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो थी कि हिटलर को कम्युनिस्ट लोगों से नफरत था। और हिटलर ने इलेक्शन भी जर्मनी में इस बात पे जीता था कि वो कम्युनिज्म के खिलाफ था और कम्युनिस्टों को नापसंद करता था। तो हिटलर ने जर्मनी पर हमला कर दिया और 40,000 फौज को इस हमले में इस्तेमाल कर दिया। लेकिन फिर जो कि जर्मनी की फौज उधर सर्वाइव न कर सकी क्योंकि उधर उस टाइम गर्मी का मौसम ख़त्म हो चुका था और सर्दी आ चुकी थी और जर्मनी की फौज बिल्कुल उसमें बेबस नज़र आ रही थी। और फिर रशिया के आर्मी ने उन्हें चुन चुन के मारा और उधर उनको एक किस्म की नाकामी हुई। दूसरी जानिब दोस्तों बर्मा, हांगकांग, सिंगापुर और इंडोनेशिया, जो कि उस टाइम यूएसए के कॉलोनीज थे, जापान उन पर हमले कर रहा था और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। जापान ने इन कॉलोनीज पर बहुत तेजी से हमला किया और बहुत जल्दी इनको अपने कब्जे में ले लिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जापान की जो नेवी थी वो बड़ी स्ट्रांग थी उस टाइम। तो अमेरिका ने फिर आगे से जापान पर तेल बंद किया और जापान को अमेरिका की तरफ से एक हमले का खतरा हो गया कि अब अमेरिका उन पर किसी भी टाइम हमला कर सकता है और जापान इस बात को बखूबी जानता था उस टाइम। लेकिन फिर जापान ने एक अजीब काम किया और उन्होंने सोचा कि अगर अमेरिका हम पर हमला करने वाले हैं तो हम क्यों ना उन पर पहले ही हमला कर देते हैं। और फिर दिसंबर 1941 को जापान अमेरिका पर हमला करता है। पर्ल हार्बर के जो बंदरगाह थी अमेरिका में, उन पर हमला कर देता है और तकरीबन 2500 जो फौजी थे उस वक्त अमेरिका के वो उधर मारे जाते हैं। और अमेरिका के बहुत से जहाज कड़े ही उधर डूब जाते हैं इस हमले की वजह से। असल में दोस्तों तारीख में अमेरिका की जमीन पर इसको सबसे बड़ा हमला माना जाता है। और फिर दोस्तों अमेरिका इस जंग में आने की तैयारी में लग जाता है और इस जंग में कदम रख लेता है और फ्रांस और यूके के साइड पर आ जाता है। तो अब इधर अमेरिका अपने जो कॉलोनीज जापान ने उनसे मतलब कब्जे में ले लिए थे उन पर भी अटैक स्टार्ट कर देते हैं और उनको हासिल करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार 2 साल के लंबे अरसे में अमेरिका अपने सारे कॉलोनीज पर वापस कब्जा कर लेता है। दूसरी जानिब दोस्तों जर्मनी भी हार जाता है यूएसएसआर में और यूएसएसआर उनको अपने मुल्क से बाहर निकाल लेते हैं और अपना इलाका वापस हासिल कर देते हैं क्योंकि उधर हमने जिस तरह कहा वो लोग सर्वाइव न कर सके। दूसरी जानिब जर्मनी और इटली को अफ्रीका में भी बहुत से फेलियर का सामना करना पड़ा, बहुत से शिकस्त हुए अफ्रीका में भी क्योंकि उधर फ्रांस और ब्रिटिश और यूएसए भी उनकी मदद में आ गई थी और वो एक किस्म से उधर पावर में थे। तो उन दोनों को उधर भी शिकस्तें हुई और आखिरकार फ्रांस ने भी इटली पर हमला कर दिया और उनको कब्जे में ले लिया और मुसोलिनी को फिर गिरफ्तार भी किया गया। बाद 1943 में जब ये वाक़या हुआ कि इटली भी उनके कब्जे में आ गया और मुसोलिनी को भी गिरफ्तार किया गया, तो एक किस्म से जर्मनी अब बहुत ही कमज़ोर बन चुका था। सिर्फ जापान और जर्मनी तकरीबन रह चुके थे। अब यूएसएसआर भी इनसे हटकर यूके और फ्रांस और यूएसए के इत्तेहादियों में शामिल हो गया था। तो फिर दोस्तों 1944 में यूएसएसआर उन तमाम जगहों पर कब्जा कर जाता है जो कि जर्मनी के कब्जे में थे। यूके, यूएसए और फ्रांस अपने तमाम जो के कॉलोनीज थे वो जापान से वापस हासिल कर देते हैं और जर्मनी को फिर फ्रांस में भी शिकस्त हो जाती है और जर्मनी को फ्रांस से भी बाहर निकलना पड़ता है। फिर दोस्तों 1945 में यूके, फ्रांस और यूएसए तो ऑलरेडी जर्मनी पर हमला कर चुके होते हैं और जर्मनी में दाखिल हो चुके होते हैं। दूसरी जानिब से यूएसएसआर भी आ जाता है और जर्मनी पर दोनों साइडों से हमला होता है। आखिरकार 29 अप्रैल 1945 को जर्मनी सरेंडर कर देता है और हथियार डाल देता है और हार मान लेता है। अप्रैल को हिटलर अपनी बीवी के साथ सुसाइड कर देता है। और इस तरह से दोस्तों ये जंग यूरोप में ख़त्म हो जाता है और यूके, फ्रांस और यूएसए
اور ان کے جو اتحادی تھے یورپ میں وہ چیمپئنز بن جاتے ہیں۔ اب دوستو جرمنی اور اٹلی تو ڈیفیٹ ہو چکے تھے، لیکن جاپان ابھی تک باقی تھا، تو یو ایس اے نے ان پر ایٹامک بم گرانے کا فیصلہ کر دیا۔ تو پھر 6 اگست کو ہیروشیما پر اور 3 دن بعد ناگاساکی پر امریکہ ایٹم بمز گراتے ہیں جاپان میں۔ لیکن دوستو اس میں ایک انٹرسٹڈ بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹوکیو پر کیوں ایٹم بم نہیں گرایا، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہی کیوں؟ تو اصل میں دوستو ہیروشیما اور ناگاساکی جو کہ جاپان کے انڈسٹریل اسٹیٹ تھے، جو کہ جاپان کے فوجیوں کے لیے اسلحہ بناتے تھے، تو امریکہ نے ان پر اس لیے ایٹامک بم گرائے۔ ہیروشیما میں تقریباً 1 لاکھ لوگ مر گئے، باقی جو تھے وہ مختلف بیماریوں کے شکار ہو گئے، اور ناگاساکی میں تقریباً 80,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اور آخرکار 15 اگست کو جاپان بھی سرنڈر کر دیتا ہے اور ہار مان جاتا ہے، اور اس طرح سے ورلڈ وار 2 ختم ہو جاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دوستو یو ایس اے اور یو ایس ایس آر دونوں سپر پاور بن کر ابھرتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان ایک کولڈ وار بھی شروع ہوتا ہے، جس کی ویڈیو ہم نے بنائی ہے۔ اور پھر اس جنگ کے بعد دوستو یورپ کے جو اکنامکس تھے وہ بڑے خراب ہو چکے تھے، معاشی حالات یورپ کے بڑے خراب تھے، تو جو جتنے بھی کالونیز تھے یورپ کے، یو کے فرانس کے، تو وہ پھر اس کے بعد ان کو آزادی بھی ملی، جس میں انڈیا پاکستان بھی آتا ہے، کیونکہ ان کے جو معاشی حالات تھے وہ بہت خراب ہو چکے تھے۔ اس جنگ کے بعد دوستو جرمنی کو بھی 2 حصوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، وال آف برلن بھی پھر بنایا گیا تھا ان کے درمیان، جو کہ بہت مشہور رہے۔ 1990 میں پھر یہ دیوار ٹوٹا گیا، اور آخرکار 1990 میں اس وال آف برلن کو ختم کیا گیا، جب ایسٹ اور ویسٹ جرمنی واپس ایک ہو گئے۔ اور اس طرح سے دوستو ورلڈ وار 2 ختم ہو گیا، ان کے جو اثرات تھے وہ دنیا پہ رہ گئے تھے، وہ لوگ کمزور ہو گئے تھے۔ اگر آپ نے ورلڈ وار 2 کے جو فرسٹ ویڈیو ہمارے چینل پر وہ نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے ہم نے۔ تب تک کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب پلیز۔ اللہ حافظ۔